अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारा टॉपिक अब बाकी था। इसमें सबसे पहले तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर जो है वो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंट सर्विस एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वो कंपनीज, वो जो पब्लिक सेक्टर में होती हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही है, लाइक पुलिस पुलिस मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फॉर द पुअर। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स रेदर देन द गवर्नमेंट। अब उसको वो जो चला रही है वो गवर्नमेंट चला नहीं रही, प्राइवेट लोग चला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर विल देयरफॉर नॉर्मली इंक्लूड बिजनेसेस, चैरिटीज और क्लब्स। ठीक है, प्रॉफिट सीकिंग भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती हैं, जो बिजनेसेस लोग इंडिविजुअली चला रहे हैं। ठीक है, फिर एनजीओज हैं डिफरेंट, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो चला तो वो लोग रहे हैं कि प्रमोट करने के लिए पॉलिटिकल किसी सोशल इन्वायरमेंटल चेंज को, फॉर एजुकेशन और फ्लड रिलीफ और इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन एनजीओज में आपकी जो आती हैं वो रेड क्रॉस आती हैं, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स है, ग्रीन स्पेस है, जो मशहूर सबसे ज़्यादा एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस काफ़ी मशहूर है। ठीक है, पर डिफरेंट कॉपरेटिव्स हैं। कॉपरेटिव जो हैं वो डिफरेंट मेंबर्स मिलके आपस में बनाते हैं। जैसे आईसीएमए की बॉडी की भी एक कॉपरेटिव है, इस तरह कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, द पीपल हु बाय देयर गुड्स और सर्विसेज ईच मेंबर यूजली गेट्स अ सिंगल वोट ऑन की डिसीजंस, ये भी हमने देखा था। अच्छा, फिर इसके बाद सेक्टर्स जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फाइनेंस, रिटेलर, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हम आगे देख चुके हैं। समरी में आप किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे, ओनरशिप की बुनियाद पे, ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे, एक्टिविटीज वो क्या कर रही हैं, सोर्स ऑफ फंडिंग उनकी क्या है, साइज क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, किसके ऊपर जो है वो सारी आपकी लाइबिलिटी आ रही है। ठीक है, चैप्टर की समरी हमने देखी थी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम क्या चीज देखेंगे, डिफरेंट वेज इन विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह स्ट्रक्चर करना है, और इसमें इंटरप्रेन्योरल और मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल, किस तरह से आपने जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, हिरार्की क्या होगी उनकी बाय ज्योग्राफी। अब जो फंक्शनल डिविजन्स बना सकते हो आप, वो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, कि भाई वो एक पाकिस्तान में है, एक सऊदीया में है, एक जो है वो किसी और मुल्क में है। फिर बाय प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे जो है वो ये हेड एंड शोल्डर्स का हमारा डिपार्टमेंट है और ये दूसरा डिपार्टमेंट है। कस्टमर वाइज भी और प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हो आप, कस्टमर टाइप भी कर सकते हो, बाउंड्री लेस भी हो सकती है, फॉर वर्चुअल भी हो सकती है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ठीक है, ओनरशिप हो, कंट्रोल हो, फिर डायरेक्शन, मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितने बंदे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, स्केलर चेन, टॉल है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम देखेंगे। आउटसोर्सिंग देखेंगे, ऑफशोरिंग देखेंगे, शेयर्ड सर्विसेज देखेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिकल, टेक्टिकल, ऑपरेशनल लेवल्स, ये देखेंगे। फिर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रोल एंड फंक्शन ऑफ मेन डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्ट सर्विस प्रोविजन, मार्केटिंग, इन डिपार्टमेंट से क्या काम होते हैं। फिर रोल ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, रिलेशनशिप मार्केट प्लान टू स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, अब हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसमें पहले हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि भाई किस तरह से बना हुआ है, स्केलर चेन पे, स्पैन ऑफ कंट्रोल पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, और डिपार्टमेंटल रोल्स एंड फंक्शंस क्या है, उसके अंदर मार्केटिंग भी हम देखेंगे। सही है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। मिंट्सबर्ग, जो बहुत मशहूर थ्योरिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, मिंट्सबर्ग बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड मार्केटिंग मिक्स आर आल्सो डिस्कस इन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्जामिनेशन। द एथोनी ट्राइंगल इज डिस्कस फर्दर इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेक्शन। ठीक है, ये आगे जाके हम थोड़े आगे इसी के पेपर्स में ये सारी चीजें हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कंसर्न विद द वे इन विच वर्क इज डिवाइडेड अप एंड एलोकेटेड। It outlines the roles and responsibilities of individuals and groups within the organization. There are several possible ways in which an organization can be structured. For this exam, you need to be familiar with each of them, as well as being able to weigh up their advantage and disadvantage. A structure of most organizations will change over time as the company grows. A typical pattern of structural change would be as follows. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली हम इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, और स्ट्रक्चर की जो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस का जो
स्ट्रक्चर होगा वो शुरू में कुछ और होगा, आगे जाके कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जब वो शुरू में ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो वो लेस फॉर्मलाइज्ड है, इतनी ज्यादा उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहती है तो वहां पे आपने फिर कहीं कहीं ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्मॉल बिजनेस की आप इसको सेठिया कंपनी भी कह सकते हैं। सेठिया कंपनी होती है जिसमें जो है वो सेठ की सारी चीज चल रही होती है। ठीक है, उसमें स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, शुरू की बात है। एंटरप्रेन्योर होता है, उसके नीचे उसके एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, एक ही बंदे ने डिसीजन लेना जल्दी हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसको सारा मार्केट का पता है और फौरन वो ले सकता है। गोल कंग्रेंस, कम लोग हैं तो ऑब्वियसली सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे होंगे। गुड कंट्रोल, ऑब्वियसली एक ही बंदा है, कंट्रोल रख रहा होगा, इतनी बड़ा काम है नहीं। क्लोज बाउंड टू वर्कफोर्स, ऑब्वियसली सबके साथ मिलकर काम कर रहा है तो क्लोज बाउंडिंग भी होगी। फिर डिसएडवांटेज क्या है? करियर स्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो इतनी ज्यादा फॉर्मलाइज कंपनी नहीं है, तो उसमें करियर बिल्डिंग और इस तरह की ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये नहीं हो रहा होगा। कैपेबिलिटीज, अगर मैं आपके ओनर की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, फिर डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, ये सब लाना, क्योंकि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है तो इट इज वेरी वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, एडवांटेजेस अगेन ऑफ इंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर एडवांटेजेस और क्या हो सकती हैं? वन पर्सन मेकिंग डिसीजंस, एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है तो ज्यादा जल्दी डिसीजन हो जाएगा। फिर एलिमेंट ऑफ द मार्केट, एलर्टर्स एंटरप्रेन्योर शुड रिकॉग्नाइज इट, एक्ट इन क्विकली, क्योंकि वो मार्केट में बैठा हुआ है और मार्केट को फौरन जज कर लेगा, क्योंकि वो मार्केट के सेट है, जिसका अपना पैसा लगा हुआ होता है, उसकी ज्यादा दिमाग चल रहा होता है। ठीक है, तो उसका पैसा लगा हुआ है तो वो फॉरेन डिसीजन भी ले सकता है, चेंजिंग भी देखेगा, यानी कि नहीं यहाँ मुझे खर्च करना है, यहाँ मुझे खर्च नहीं करना। फिर चेन ऑफ कमांड कम होगी, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन का। एंटरप्रेन्योर हैज कंट्रोल ओवर द वर्कफोर्स, बीच में लोग ज्यादा नहीं होंगे, मैनेजर्स नहीं होंगे, तो उनका उसके इसका कंट्रोल बढ़ेगा एम्प्लॉइज के ऊपर। फिर डिसएडवांटेज, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज यूजली सूटेड टू स्मॉल कंपनीज। ठीक है, स्मॉल कंपनीज के लिए है ये। और फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो फिर एक बंदा ये सब कुछ चीजें कंट्रोल नहीं कर सकेगा। फिर फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे अपनी कंपनी को डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से। जिस तरह हम अभी देख रहे हैं पिक्चर में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, उसके नीचे अब ये चार डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है और पर्सनल है। ठीक है, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं एज पर देयर फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या होगी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, ज्यादा लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, साइनर्जी का इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी। स्टैंडर्डाइजेशन, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सब अपने डिपार्टमेंट पर काम कर रहे होंगे, दे विल एक्सेल एट देयर स्पेशलिटीज। फिर स्पेशलिस्ट होंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ एचआर के अंदर तो मेरा एचआर में करियर बनता चला जाएगा। फिर एम्पायर बिल्डिंग आहिस्ता। डिसएडवांटेज क्या है? कि एक अपना एम्पायर, बस अब एचआर वाला अपनी अपनी से सोच रहा होगा दिमाग से, स्लो हो सकता है क्योंकि एक डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट से लेनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं फंक्शंस के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में। फिर डाइवर्सिफिकेशन करना भी यहाँ थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, फिर एडवांटेजेस को वापस थोड़ा डिटेल में देखते हैं। rather than duplicating roles in different parts of the company, similar activities are grouped together, लीडिंग टू लोअर कॉस्ट। कॉस्ट लोअर हो जाएगी, जिससे हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट सिस्टम, पीपल विद सिमिलर स्किल्स बीइंग ग्रुप्ड टुगेदर सो नॉट फीलिंग आइसोलेटेड। लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुपिंग इनटू फंक्शन, देयर इज अ करियर पाथ फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की करियर के लिए भी अच्छा है। फिर डिसएडवांटेजेस, मैनेजर्स ऑफ द फंक्शंस मे ट्राई टू मेक डिसीजन टू इंक्रीज देयर ओन पावर एंड जस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फंक्शन। सब लोग फिर अपने फंक्शन के बारे में सोच रहे होंगे, कंपनी के बारे में सोच, जो गोल कंग्रेंस वाली बात है वो यहाँ पे अचीव नहीं हो रही होगी। ठीक है, एम्पायर बिल्डिंग। और ड्यू टू लॉन्गर चेन ऑफ कमांड, डिसीजन आहिस्ता होंगे कि भी पहले एचआर वालों से पूछा, फिर सबसे पूछा, आहिस्ता आहिस्ता पूछ पूछ के सब ऊपर पहुंचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, टाइम लगेगा। फिर दिस स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट सूटेड टू ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रैपिडली ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है, ग्रो कर रही है, तो उसके लिए फीजिबल नहीं है। क्यों? स्पेशलिस्ट इन वन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन फंक्शन मे नॉट बी एबल टू कोप विद द मेकिंग से गैस फायर एंड रेड्यूस, वो जल्दी अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर। फिर डिविजनल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर अकर्स व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्लिट इनटू सेवरल डिविजन्स। ठीक है, एंड वन autonomously overseeing a product, separate divisions for cars and motorbikes, geographical section। अब हम क्या कर रहे हैं? हम डिवीजन बना रहे हैं मुस्तकिल। अब डिवीजन बनाने की हमारी मर्जी, हम किस तरह से डिवीजन बनाए। ठीक है, इट कुड बी लाइक फ्रॉम प्रोडक्ट वाइज, इट कुड बी लाइक कस्टमर वाइज, इट कुड बी लाइक जोग्राफिकल एरिया वाइज डिवाइड कर लिया। आप प्रोविंसेस डिवाइड कर लो, आप सिटीज डिवाइड कर लो, आप कंट्रीज डिवाइड कर लो। ठीक है, डिविजन बनाने हैं आपने। ठीक है,
फंक्शन स्ट्रक्चर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में डिवीजन 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 के अंदर अब आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे होंगे, मार्केटिंग और ये सब। ठीक है, अब डिविजन आ रहे हैं इसमें, आपने डिवीजन, इसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू का भी वर्ड यूज करते हैं। ईच डिवीजन इज अ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है। एडवांटेजेस, इट एनेबल्स ग्रोथ, ग्रोथ को एनेबल करेगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट की हमारे सामने क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी, क्लियर प्रॉफिट पता चलेगा, जीएम्स की ट्रेनिंग होगी कि उसके पास पूरा प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट की सेल्स, एचआर सब वो कवर कर रहा होगा। फिर इजीली अडेप्टेड फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये भी हमारा काम हो सकता है इसके अंदर। और हमारे पास ट्रेनिंग ऑफ जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स की भी ट्रेनिंग होगी। फिर इजीली अडेप्टेड फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये भी डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही होगी। और जो है ना, डाइवर्सिफिकेशन हमारी अचीव हो रही होगी। टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स, टॉप मैनेजमेंट आराम से अपनी जो है ना वो उस पर कैटर कर सकती है, किस पे, अपनी स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे। सही है। फिर पोटेंशियल, पहला दूसरी एडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल। डिविजन्स को, डिविजन सबको आपस में कर रहे होंगे तो उसका लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, डिवीजन आपस में एक दूसरे के डिविडेंड्स को देख रहे हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उनका लूज कंट्रोल हो सकता है उनके ऊपर। गोल कंग्रेंस अचीव नहीं हो रही होगी, सारे प्रोडक्ट्स को एक बंदा नहीं देख रहा तो वो अपने प्रोडक्ट के पीछे पड़ा हुआ होगा। ठीक है। फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है कि भाई एचआर वहां भी है, यहाँ भी है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट के डिवीजन के अंदर भी एक एचआर आ रहा है, हमारा दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी एचआर आ रहा है। ठीक है। स्पेशलिस्ट जो है वो मे फील आइसोलेटेड, उसको बहुत ज्यादा आइसोलेटेड भी फील हो सकता है। सेंट्रल कॉस्ट को एलोकेट करना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस को डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ठीक है। फिर जोग्राफिकली स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हमने नॉर्थ डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, साउदर्न डिवीजन, इसको हमने डिवाइड कर दिया। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, इसमें हमारी जोग्राफिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, लोकल डिसीजन मेकिंग भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरियाज, एरियाज के बंदों को ज्यादा पता होगा कि भाई वो किस तरीके से काम करना है। फिर ट्रेनिंग ऑफ जीएम्स भी हो सकती है। टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर। फिर जो डिविजन स्ट्रक्चर की हमने बात की थी ऊपर, वही सारी इसकी डिसएडवांटेज भी हो सकती है। फिर हम प्रोडक्ट वर्सेस जोग्राफिकल डिवीजन स्ट्रक्चर की बात करें अगर थोड़ी सी, तो प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन इज जनरली प्रेफर्ड ओवर से जोग्राफिकल डिविजनलाइजेशन when the product is relatively complex and requires a high cost of capital equipment, skilled operators, etc. Example, the car industry. प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन हो रही हो और हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट हो, तो वहां पे। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि एक ही बंदा दो बंदों को रिपोर्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट के अंडर में आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स, फाइनेंस और आर एंड डी है। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से सीनियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अंडर प्रोडक्शन मैनेजर ए आ रहा है। ठीक है, वो इसको रिपोर्ट, सीनियर मैनेजमेंट है। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट के अंडर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आर एंड डी। और फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर ए किस किस को रिपोर्ट कर रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी कर रहा है, वो सेल्स डिपार्टमेंट को भी कर रहा है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को, आर एंड डी को भी कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन बी वाला भी कर रहा है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। जब वन मोर देन वन बंदे को आप रिपोर्ट कर रहे हो तो वो मैट्रिक स्ट्रक्चर हो गया। मैट्रिक रिक्वायर्स डुअल रिपोर्टिंग टू टू डिफरेंट मैनेजर्स। फॉर एग्जांपल, लुकिंग एट द डायग्राम अबव, एन एम्प्लॉय manufacturing product A would have to report to the manager of the production department and the manager in the charge of product A. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी वो कर रहा है। ठीक है, और प्रोडक्शन मैनेजर को भी, वो मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा है जो मैनेजर चार्ज ऑफ प्रोडक्ट ए है। डुअल रिपोर्टिंग हो रही है। एम ऑफ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज टू कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ बोथ डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। एम ऑफ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि आप बेनिफिट्स दोनों के फायदे उठा सको। एडवांटेजेस क्या है, बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स, सारी चीज आ जाएंगी इसके अंदर। दोनों चीजों में बात की थी। फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टमर ओरिएंटेशन है। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से भी आप सोच सकते हो। टीम वर्क बढ़ेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डुअल कमांड है, दो बंदों को रिपोर्ट कर रहा है, बोला मेरा काम करो मेरा काम करो, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। डायल्यूशन ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी भी डायल्यूट हो जाएगी। टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स हो सकती हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, एडमिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर, दिस इज अ contemporary model of organization design which adopts a more flexible approach to structure.
Boundary-less organizations are essentially an unstructured design that is not constrained by having a chain of command or formal departments, with the focus instead of being on flexibility. Boundary-less structure क्या है कि आप उसमें बाउंड्रीज नहीं बना रहे हो. देयर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री-लेस ऑर्गेनाइजेशन दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. इसमें हॉलो है, वर्चुअल है और मॉडुलर है. हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं.